हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन कर रहा बहुत बड़े जंग की तैयारी, तो वही कंगाल पाकिस्तान को बचाएगा क्या अपना भारत? चीन के बजाय भारतीयों के साथ काम करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। बताएंगे किस पाकिस्तानी ने ये बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी की रशिया के राष्ट्रपति से कर दी तुलना। शरद पवार ने कहा भारत को ना मिल जाए नया पुतिन, जिसके बाद क्या मिला जवाब, वो भी बताएंगे। साथ ही वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने जीत ली लोकसभा सीट। बताएंगे कैसे, क्या है इसके पीछे का कारण, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में मस्जिद के बाहर आतंकियों ने की फायरिंग, सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सोमवार रात आतंकवादियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना तब हुई जब मृतक अब्दुल्ला रजाक थाना मंडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अपने गांव कुंडा टॉप में एक मस्जिद के बाहर आया। पुलिस अधिकारियों ने सूचना देते हुए बताया कि रजाक का भाई प्रादेशिक सेना में सिपाही है। पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आतंकियों ने नजदीक से मृतक के ऊपर फायरिंग की थी। बता दें कि इससे पहले अनंतनाग जिले में बुधवार 17 अप्रैल को आतंकवादियों ने बिहार के एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने बिजबेहरा इलाके के जबलीपोरा में राजा शाह पर नजदीक से गोलीबारी की थी, जिससे श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया था। आपको बता दें ये चुनाव का टाइम चल रहा है और चुनाव के समय में आतंकवादी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी हर तरीके से चौकन्नी है। तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी की रशिया के राष्ट्रपति से कर डाली तुलना। शरद पवार ने कहा भारत को ना मिल जाए नया पुतिन। बता दें शरद पवार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कर दी। सीनियर पवार ने कहा कि इस देश में मोदी के रूप में एक नया पुतिन पैदा हो रहा है। वो कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के लिए अमरावती में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने कहा कि जब मोदी संसद में एंट्री लेते हैं तो डर की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। मुझे चिंता है कि भारत को नया पुतिन ना मिल जाए। शरद पवार ने पिछले प्रधानमंत्रियों की पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा कि जहां जवाहरलाल नेहरू अपने भाषणों में नए भारत के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था, तो वहीं मोदी पिछले दशक में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर बात करने के बजाय नेहरू, कांग्रेस और अन्य की आलोचना करते रहते हैं। शरद पवार ने कुछ भाजपा सांसदों के उन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई कि भाजपा प्रचंड बहुमत से इसलिए आना चाहती है क्योंकि वो सत्ता में आकर संविधान को बदल देगी। शरद पवार ने कहा कि देश में तानाशाही की कोशिश को नाकाम करने के लिए संविधान को मजबूत किया जाना चाहिए। अब ऐसे में जिस प्रकार से शरद पवार ने चुनाव से पहले लोगों के मन में यह बात घोलने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जीतने के बाद नए पुतिन बन जाएंगे और भारत को एक नया पुतिन मिलेगा, ऐसे में इस मुद्दे पर उनके इस बयान पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि मोदी अगले प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप लोग इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें ईरान ने भारत को दी थी इजराइल पर हवाई हमले की पूरी जानकारी, अब मध्यस्थता का भी दे दिया ऑफर। जी हां, भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा है कि भारत गाजा में इजराइल के अभियानों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत की किसी भी मध्यस्थ भूमिका का स्वागत करेगा। इलाही ने कहा कि ईरान ने पिछले सप्ताह इजराइल पर हुए हवाई हमले के बारे में भारत को पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल को रोकना और लाल रेखाओं को पार करने की संभावित कीमत को प्रदर्शित करना था। राजदूत ने यह भी दावा किया कि दोनों उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया है। व्हाइट हाउस ने 13 अप्रैल को इजरायली ठिकानों पर लगभग 350 ड्रोन और मिसाइलें भेजने वाले ईरान के हमले को शर्मनाक विफलता बताया है, क्योंकि 90% से अधिक को अमेरिका, इजराइल और जॉर्डन ने पहले ही मार गिराया था। इलाही ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत गाजा में इजरायली कार्रवाई को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इजराइल की इन कार्रवाइयों की निंदा करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने मजबूत रणनीतिक संबंधों को देखते हुए इस क्षेत्र में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, इस पर ईरानी राजदूत ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए किसी भी कार्रवाई का स्वागत करेगी। लेकिन क्या भारत ईरान के इस ऑफर को स्वीकार करेगा? और क्या दोस्तों, एक भारत होने के नाते आप लोग जवाब जरूर दीजिए कि क्या भारत को ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करानी चाहिए या फिर इनके इंटरनल मैटर में, इनके मैटर में भारत को नहीं पड़ना चाहिए? भारत को सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रल होकर बिना मध्यस्थता कराए अपनी एक बात रख देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मानते हैं कि भारत को उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है, मध्यस्थता कराना चाहिए कि नहीं। साथ ही साथ बता दें ब्रह्मोस की वजह से चीन पर
चढ़ बैठा फिलीपींस। दक्षिण चीन सागर में अचानक बदला शक्ति संतुलन। जी हां, फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी को गेम चेंजर बताया है। उसका मानना है कि यह मिसाइल चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच उसकी तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। 2 साल पहले भारत से ऑर्डर की गई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की पहली खेप शुक्रवार को मनीला के उत्तर में क्लार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इसे देश के द्वीप समूह क्षेत्र के भीतर एक अज्ञात स्थान पर तैनात करने के लिए फिलीपीन नौसैनिकों को सौंप दिया गया। ये हाई प्रोफाइल मिसाइल ट्रांसफर तब हुआ है जब दक्षिण चीन सागर के विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन दक्षिण चीन सागर के सभी द्वीपों और चट्टानों पर ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देता है। इस प्रक्रिया में चीन विशाल समुद्री क्षेत्रों का दावा करता है, जबकि फिलीपींस उस क्षेत्र में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों और पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदानों पर दावा करता है, जिसे वो पश्चिमी फिलीपींस सागर कहता है। अमेरिका इस समुद्री विवाद में फिलीपींस का समर्थन करता है। ऐसे में फिलीपींस के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन मलाया ने अधिग्रहण को महत्वपूर्ण गेम चेंजर बताया, यानी कि फिलीपींस के लिए गेम चेंजर बनी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। ऐसे में फिलीपींस को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा चाइना के साथ फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए। साथ ही साथ बता दें, भारत के नंबर 1 दुश्मन ने इजराइल के दुश्मन से मिलाया हाथ, अब क्या बदल जाएगा। दरअसल भारत के नंबर 1 दुश्मन और इजराइल के दुश्मन के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान की। भारत और पाकिस्तान की अदावत किसी से छिपी नहीं है और ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सोमवार को पाकिस्तान की 3 दिन की यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे। इस वक्त जिन परिस्थितियों से दुनिया गुजर रही है, ऐसे में उनकी ये यात्रा अहम मानी जा रही है। मौजूदा दौर में ईरान का इजराइल से संघर्ष जारी है और अमेरिका के साथ उसके संबंध तल्ख हैं। इस वजह से भी वेस्टर्न वर्ल्ड और दुनिया के बाकी देश इस यात्रा पर करीबी से नजर रख रहे हैं। बता दें, ईरानी राष्ट्रपति, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सीनेट के अध्यक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे। ऐसे में आपको बता दें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसा है माहौल। कैसे अजीब संकट में फंस चुका है जिन्ना का देश। आपको बता दें, दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चर्चा लंबे समय से प्रतीक्षित पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को लेकर होनी है। पाकिस्तान अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना ही होगा। वहीं अगर वो डील नहीं करता है तो उसे 18 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना ईरान की तरफ से भरना पड़ेगा, यानी ईरान उस पर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आगे कुआं पीछे खाई जैसा हो गया है। जी हाँ, तो वहीं आपको ये भी बता दें, हाल ही में आप सभी जानते होंगे, अमेरिका ने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 4 विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर अपनी मंशा भी साफ कर दिया है और पाकिस्तान को एक ट्रेलर दिखा दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था ईरान और पाकिस्तान के बीच हाथ मिलाने के लिए, लेकिन अगर डील साइन हुई गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान ईरान के साथ आगे बढ़ा तो पूरी की पूरी पिक्चर हम पाकिस्तान को दिखाएंगे। साथ ही साथ बता दें, अखंड भारत पर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगीन का लेख, मोदी सरकार बीजेपी कांग्रेस पर क्या कहा बता दें। रूसी राजनीतिक दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगीन अखंड भारत को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस लेख में भारत के उदय को लेकर रशिया की सोच को प्रकट किया है। दुगीन के अनुसार भारत हमारी आंखों के सामने एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने अपने लेख में भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को लेकर भी खुशी जताई है। दुगीन ने लिखा है कि आज पूरी दुनिया में भारतीय मूल लोग बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिमी देशों में अलेक्जेंडर दुगीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दार्शनिक के रूप में माना जाता है। अलेक्जेंडर दुगीन का पूरा नाम अलेक्सांद्र गेलीविच दुगीन है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि दुगीन फांसीवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक है। तो वहीं आपको बता दें, म्यांमार में ड्रोन हमला, सेना के जनरल समेत कई सैनिकों की गई जान। आखिर किसने किया ऐसा बता दे। कई दिनों से चल रहे संघर्ष के बीच म्यांमार में ड्रोन से हवाई हमले में सेना के जनरल समेत कई सैनिकों की जान चली गई। दरअसल थाईलैंड की सीमा से सटे म्यांमार की पूर्वी सरहद पर म्यांमार की सेना यानी जुंटा और करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी में कई दिनों से झड़प चल रही है। विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया जिसमें कई सैनिक मारे गए। इस हमले में जुंटा के ब्रिगेडियर जनरल सो मिन थाट की भी जान चली गई। इस कार्रवाई को म्यांमार में सैन्य शासन वाली सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जनरल मायावाड़ी में 275वीं इन्फेंट्री बटालियन के कमांडर थे। ब्रिगेडियर जनरल सो मिन थाट का कैंप रिमोई गांव में था। रिपोर्ट के मुताबिक वो एक ऐसे क्षेत्र में थे जहां दुश्मन ने कब्जा कर लिया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें दुश्मनों ने ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। जुंटा से लड़ने वाले म्यांमार के विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने सीमा के
करीब अंतिम सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में जिनको नहीं पता कि ये विवाद म्यांमार में क्यों चल रहा है तो आपको बता दें, दरअसल जुंटा के खिलाफ करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने जंग छेड़ रखी है। वे चाहते हैं कि थाईलैंड की सीमा से लगे म्यांमार से सेना का अस्तित्व खत्म हो जाए। सेना के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले विद्रोहियों ने मायावाड़ी पर कब्जा कर लिया था। इस शहर का हाथ से निकल जाना सेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जुंटा और करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी की झड़प की वजह से करीब 1300 लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, चीन कर रहा बहुत बड़े जंग की तैयारी। अब सैटेलाइट को भी करेगा हैक, जीपीएस सिग्नल्स को भी करेगा जाम। बता दें, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दुनिया में कई तरह की अवधारणाएं सामने आई। तमाम परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कई संधियां भी हुई। लोगों में खौफ पैदा किया गया कि परमाणु हथियार अगर आतंकियों के हाथ पड़ गए तो क्या होगा। शीत युद्ध का पूरा युग इस डर में बीता कि फला देश सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन अभी तक तमाम आशंकाएं परोक्ष रूप से निराधार ही साबित हुई हैं और उम्मीद है कि आगे भी रहेंगी। माओ तसे तुंग ने अगस्त 1946 में कहा था कि परमाणु बम एक कागजी शेर है जिसका इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मन लोगों को डराने के लिए करते हैं। हालांकि चीनियों ने खुद को 1964 में परमाणु बम विस्फोट करने से नहीं रोका और परमाणु क्षमता विकसित करने को प्राथमिकता दी। लेकिन हाल ही में एक खबर को लेकर दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों में खलबली मच गई है। चीन ने 2015 में गठित की गई स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी प्लास्प को खत्म कर दिया है और इसकी जगह इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स बनाई है जो खास तौर पर स्पेस वार के साइबर वारफेयर से जुड़ी चैलेंजेस पर भी ध्यान देगी। साथ ही साथ बता दें, क्या कंगाल पाकिस्तान को बचाएगा अपना भारत? पाकिस्तानी विदेश मंत्री इंडिया संग व्यापार के लिए यूं ही नहीं है बेकरार। जी हाँ, पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते फिर से जोड़ने की पहल की गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने हाल ही में कहा है कि वो इसके लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव है। पाकिस्तान ने साल 2019 में भारत सरकार के जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने का विरोध जताते हुए भारत से व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे। अब पाकिस्तान फिर से भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता चाहता है। पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश ऐसे समय हो रही है जब उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। देश में बढ़ते कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी के चलते संकट है। ऐसे में भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने पर विदेश मंत्री इशाक डार का बयान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, चीन के बजाय भारतीयों के साथ काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे पाकिस्तानी बिजनेसमैन। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, बता दें, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें अनुमान लगाया गया है कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में भारत के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को लेकर अलग अलग सवालों की भविष्यवाणी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत की इकोनॉमी को लेकर भविष्यवाणी की। IMF का अनुमान है कि वो अगले साल तक जापान को पीछे छोड़ देगा और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने चाहिए क्योंकि इससे उसको फायदा होगा। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान चीन के बजाय भारत के साथ रिश्ते बनाता है तो उसको ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ काम करने का माहौल बनाना चाहिए, इससे भारत और पाकिस्तान दोनों को फायदा होगा। ऐसे में पाकिस्तान के कुछ होशियार लोग, पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंट लोग पाकिस्तान को यह सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हारा दूसरों देशों के साथ कितने भी अच्छे संबंध हो जाए, अगर पड़ोसी भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो तुम हमेशा डूबे ही रहोगे, कभी बाहर नहीं आ सकते। ऐसे में अब पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान डूबना चाहता है या उगना चाहता है। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर NIA की सबसे बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर मारी रेड। क्या क्या हुआ बरामद, बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनकी शाखाओं से जुड़े एक आतंकवादी साजिश मामले में सोमवार को जम्मू कश्मीर में 9 स्थानों पर छापे मारे। NIA के एक प्रवक्ता ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजब-उल-मुजाहिदीन, अल-बद्र और अल-कायदा जैसे नवगठित शाखाओं और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सहयोगियों से जुड़े हाइब्रिड आतंकवादियों तथा ओवरग्राउंड वर्कर्स के परिसरों पर छापे मारे गए। इस दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डेटा और दस्तावेजों वाले कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। साथ ही साथ बता दें, पहली बार शुरू हुआ हिंदी में रेडियो का प्रसारण, भारतीय दूतावास ने की कुवैती संचार मंत्रालय की तारीफ। जी हाँ, पहली बार किसी इस्लामिक देश में रेडियो पर शुरू हुआ हिंदी में प्रोग्राम मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की ताकत को दिखाता है ये। जी हाँ, बता दें, मुस्लिम देशों में मोदी सरकार की डिप्लोमेसी ने एक बार फिर से अपना दम दिखाया है और कुवैत वो पहला इस्लामिक देश बन गया है जहां रेडियो पर हिंदी में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कुवैत में भारतीय
भारतीय दूतावास ने सोमवार को कहा है कि कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हो गया है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने हर रविवार को कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और AM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैत के सूचना मंत्रालय की सराहना की है। अगर आप भी सराहना करते हैं कुवैत की तो कमेंट में थैंक यू कुवैत कहना मत भूलिएगा। अब ऐसे में कुवैत पर भारत का तगड़ा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है और यही है मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की ताकत। साथ ही अब रेडियो हिंदी में शुरू हुआ है कुवैत में। मानते कि नहीं इस बार? जो भी आपको लगता है लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है मोदी जी के इन नीतियों में, बताइएगा जरूर दोस्तों। और आपके हिसाब से कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, कौन होगा विजयी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 का? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ आपको बता दें ब्रिटेन से वापस भेजे जाएंगे रवांडा के प्रवासी तैयार हो रहे हैं विमान। PM सुनक ने कहा हर हाल में पूरा होगा काम। जी हां, ब्रिटेन में रह रहे रवांडा के अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि 10 से 12 सप्ताह में रवांडा के अवैध प्रवासियों को लेकर पहली फ्लाइट भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस कानून के पारित होने का इंतजार किया जा रहा था और अब हर हाल में इस काम को पूरा किया जाएगा। तो वहीं बता दें राहुल गांधी यूपी से डरकर भाग गए। जी हां, गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और PM मोदी को लेकर भी कही बात। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर PM नरेंद्र मोदी जी लगातार इस जनसभाएं कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं की रैलियां भी जारी हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद ने ABP न्यूज से खास बातचीत में कई बड़े मुद्दों पर खुलकर राय रखी। एक दिन पहले रविवार को राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए तुष्टीकरण पर सवाल करने वाले PM नरेंद्र मोदी के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जबकि राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसी को भी मजहब की राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी कांग्रेस की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिवाद, मजहब की राजनीति के खिलाफ रुख अपनाया और आज राहुल गांधी खुद वही कर रहे हैं। कश्मीर के दो बड़े सियासी घरानों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की ओर से उन पर बीजेपी की मदद के लग रहे आरोपों पर भी गुलाम नबी आजाद ने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि ना तो मेरे कहने से मुस्लिम बीजेपी को वोट करेंगे और ना ही बीजेपी के कहने से हिंदू मुझे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि उमर अब्दुल्ला खुद NDA में मंत्री रहे हैं और महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश अमेठी से डरकर भाग गए। अगर उन्हें बीजेपी को हराना था तो यूपी से नहीं लड़ेंगे तो हरा ही नहीं सकते। उन्होंने वंशवाद की राजनीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राहुल गांधी हो या उमर अब्दुल्ला, ये लोग बनी बनाई राजनीति के खिलाड़ी हैं। कश्मीर के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। ये लोग विकास की बात करते हैं और अंत में हिंदू मुसलमान करने लगते हैं और फिसल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ना तो नरेंद्र मोदी ने, ना ही नेहरू ने या ना ही इंदिरा गांधी ने, किसी ने भी कश्मीर का विकास नहीं किया। ये बयान थे दोस्तों गुलाम नबी आजाद के। बहरहाल इनके इन बयानों को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। साथ ही बता दें वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने जीत ली ये लोकसभा सीट। आखिर क्या है इसके पीछे का असली कारण बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा ने एक सीट ऐसी है जो जीत ली है। जी हां, वोटिंग से पहले इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा को ये जीत मिली है। जी हां, पिछले 2-3 दिनों से सूरत लोकसभा सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के फार्म को लेकर बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। परसों यानी रविवार को सुनवाई हुई और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा अमान्य करके रद्द कर दिया गया। आज फार्म वापस लेने की प्रक्रिया के दौरान बसपा प्रत्याशी प्यारे लाल ने अपना फार्म वापस ले लिया है। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा दोपहर 3 बजे के आसपास की गई। तो वहीं आपको आगे बता दें जहां 17 शिकायतें का पिटारा लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंची कांग्रेस, PM मोदी समेत इनके खिलाफ एक्शन की लगाई गुहार। दरअसल कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज निर्वाचन आयोग जाकर मुलाकात की और आयोग को 17 शिकायतों का एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में गुरदीप सिंह सपल और सुप्रिया श्रीनेत शामिल थी। मुलाकात के बाद सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि निर्वाचन आयोग को 17 शिकायतों का एक ज्ञापन सौंपा गया और इन पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से 5-6 शिकायतों पर विशेष रूप से विस्तृत चर्चा की है। यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव से रोक दिया जाए। साथ ही साथ बता दें चिदम्बरम ने किया CAA हटाने का दावा तो अमित शाह जी ने किया पलटवार। कहा कानून को
को बदलने के लिए सरकार में होना जरूरी होता है चिदम्बरम जी। जी हाँ, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री PM चिदम्बरम ने अब CAA रद्द करने को लेकर टिप्पणी की। कांग्रेसी नेता के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर तगड़ा अटैक करते हुए कहा कि कानून बदलने के लिए सरकार में होना जरूरी है। अभी तो कांग्रेस के लिए मुख्य विपक्षी दल बनना भी संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए सताए हुए को CAA के माध्यम से नागरिकता मिलेगी, यह मोदी की गारंटी है। अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, सिखों को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। शाह जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून CAA के जरिए PM मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की प्राथमिकता प्रताड़ित हिंदुओं के अधिकारों को सुरक्षित करना है। हालांकि कांग्रेस अब उन्हें निरस्त करने की बात कर रही है। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। साथ ही साथ बता दें, लोकसभा चुनाव में प्रचंड गर्मी से मतदान पर पड़ रहा असर, हरकत में आया चुनाव आयोग, टास्क फोर्स का किया गठन। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। 19 अप्रैल को मतदाताओं में अरुचि ने चुनाव आयोग की चिंता में डाल दिया है। इसीलिए भी क्योंकि पहले चरण में गर्मी उतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी बड़ी संख्या में मतदान नहीं हुआ। ऐसे में आगामी दिनों में जब मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी और लू की चेतावनी जारी की, आने वाले 6 चरणों में बड़ी संख्या में वोट डलवाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सोमवार को आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। हीट वेव और उमस के प्रभाव को देखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो प्रत्येक चरण के मतदान से 5 दिन पहले समीक्षा करेगा। साथ ही साथ बता दें, बीजेपी के बागी KS ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, बताई इनकी वजह है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कर्नाटक बीजेपी की ओर से सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। ईश्वरप्पा अपने बेटे को हावेरी से लोकसभा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हो गए थे। उन्होंने खुद शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नामांकन कर दिया। चुनाव आयोग से ईश्वरप्पा को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मिला है। उन्होंने बीजेपी नेता और पूर्व CM BS येदियुरप्पा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। जी हाँ, वो येदियुरप्पा के बेटे VI राघवेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी ईश्वरप्पा से नामांकन वापसी के लिए मनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो नहीं माने। साथ ही साथ बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमकर की CM योगी जी की तारीफ। कहा, योगी की पहचान बुलडोजर नहीं बल्कि विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे मुख्यमंत्री के कार्यों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं कि योगी की पहचान बुलडोजर से नहीं बल्कि विकास से है। काशी का सांसद होने के नाते गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जैसे साथी मुझे मिले हैं। योगी के नेतृत्व में उद्योग विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। साथ ही साथ ये देवी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।